वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज। तो एक्चुअली संडे को तो कोई खास न्यूज थे नहीं, एंड देन क्या हुआ कि 29th को भी थोड़ा सा हमारा बेसिकली 29th को कुछ खास न्यूज नहीं थे और 30th को थोड़ा सा बिजी डे हो गया था, तो मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आज आपके 3 दिन के जो करंट अफेयर्स रहेंगे, बेसिकली जो 20th की इवनिंग से आने शुरू हुए 29th को और 30th को रहे हैं, वो सभी मैं एक साथ कवर कर लूंगी आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट न्यूज कवर करते हैं। इसके बारे में है ये है हमारे नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के बारे में। तो इंश्योरेंस डे जो है वो हम कब मनाते हैं, ये हम मना रहे हैं 28 जून को हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये डे आपको पता है इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की लाइफ में, तो यहाँ पर हमें अवेयरनेस प्रमोट करनी है अमंग सिटीजन्स, इसलिए हम इसको मना रहे हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, एक बेसिकली यहाँ पर रिस्क से बचने के लिए प्रोडक्ट होता है कि भाई हमें फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर, क्यों क्यों हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, तो यहाँ पर किसी भी अनफॉर्सीन रिस्क से हमारे इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए अब आती है बात यहाँ पर एक स्पोर्ट्स न्यूज की। तो इनॉग्रल हुआ है हमारे हॉकी मास्टर्स कप 2025 का। तो ओडिशा विमेन एंड तमिलनाडु मैन टीम जो है, इन्होंने अभी ये खिताब भी जीत लिया है। तो फर्स्ट एवर एडिशन आया है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का, जो कि हुआ था आपका मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर टूर्नामेंट की, तो अलग अलग हमारे स्टेट्स की टीम्स यहाँ पर गई हुई थी, जिसमें से ओडिशा विमेन्स हॉकी टीम जो है इन्होंने इसको जीत लिया है टाइटल को, और इन्होंने डिफीट किसको किया है, पंजाब विमेन को। अगर आप यहाँ पर कोई भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो आपने किसको डिफीट किया ये भी जरूरी हो जाता है। अगर आप एक नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आप एसएससी वगैरह से रिलेटेड एग्जाम देते हो, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि किसने जीता है इसको। तो चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु की जो मेंस हॉकी टीम है ये भी यहाँ पर विक्टोरियस नहीं है, और इन्होंने किसके अगेंस्ट जीता है, यहाँ पर हॉकी महाराष्ट्र टीम के अगेंस्ट। ठीक है, हरियाणा की जो टीम है इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है विमेन्स में, और तमिलनाडु की जो विमेन है, ठीक है, उनको इन्होंने डिफीट किया था। अगर बात करें हॉकी चंडीगढ़ मैन की, तो यहाँ पर इनको थर्ड पोजीशन मिली है, और इन्होंने यहाँ पर ओडिशा की जो मेंस टीम है उनको हराया था। ओके, तो यहाँ पर आपको वैसे पता होना चाहिए ओडिशा की टीम मेजरली जीता करती थी हॉकी, बट दिस टाइम क्या हुआ है, थोड़ी सी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो किस किसने जीता है, ओडिशा की विमेन टीम ने जीता है और तमिलनाडु की मैन टीम ने जीता है। विमेन टीम ने किसको हराया था, यहाँ पर पंजाब की टीम को हराया है, राइट। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो इन्होंने महाराष्ट्र की टीम को हराया है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर, आप बिलियन बटरफ्लाईज, जिसका जो आप यहाँ पर कवर पेज है हमारे थंबनेल में भी देख सकते हैं, अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थियरी। तो ये किसने दी है, जगदीश शुक्ला जी ने दी है ये बुक। अच्छा, ये पद्मश्री अवार्डी रहे हैं, इनको पद्मश्री मिला था 2012 में। तो अगर किसी ऐसी पर्सनालिटी के द्वारा कोई भी बुक लिखी जाती है तो वो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर अब बिलियन बटरफ्लाईज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थियरी इनकी बुक का नाम है। तो ये एक पर्सनल अकाउंट दे रहा है उनकी जर्नी का, उनके बारे में बता रहा है कि कैसे वो एक छोटे से गांव से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट बन जाते हैं इन द फील्ड ऑफ मीटेरोलॉजी एंड क्लाइमेट साइंस। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफी सारी नई थियरीज के बारे में और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बातें बताई हैं, लेकिन काफी इंगेजिंग वे में यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को कवर किया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो बुक है इसको पब्लिश किसने करा है, तो पैन मैकमिलन पब्लिशिंग आइडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, जो कि दिल्ली में बेस्ड है, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2007 में इन्होंने इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो था क्लाइमेट चेंज पर, उसको भी कोलैड किया था, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। किसको मिला है, आईपीसीसी 2007 को मिला था, और इन्होंने इसे कोलैड किया था। ठीक है, किसके साथ में, यहाँ पर फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट एआई गोर के साथ में। ओके,
चलिए, ऑल्सो मैंने जैसे बताया था ये पद्मश्री अवार्डी हैं। 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑनर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ये अवार्ड यहाँ पर बेसिकली इनको ऑनर भी किया है। ठीक है, एक तो पद्मश्री अवार्ड मिला, ऊपर से इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें अवार्ड वो किया है, ऑनर किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अपने आप में हो जाते हैं। तो ऐसे में इनको अवार्ड मिलता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। और इनकी जो बुक है वो भी नाम याद रखिएगा, यहाँ पर अ बिलियन बटरफ्लाईज। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने न्यू प्लेइंग कंडीशन अप्रूव करी है। ठीक है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो कि आपकी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई और टी20 सभी के लिए यहाँ पर होगा। तो बेसिकली तीनों ही फॉर्मेट में आपका जाएगा ताकि यहाँ पर गेम के फ्लो को इनहांस किया जा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर इन्होंने स्टॉप क्लॉक रूल लगाया है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स जो हैं वो पहले लग रहे थे, अब उसको यहाँ पर क्या हो रहा था कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता था, जैसे कितने भी दिन तक मैच चलाया जा रहा था। तो अब उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर स्टॉप क्लॉक रेगुलेशन लेकर आए हैं, जिसमें की जो फील्डिंग टीम है वो एक नया ओवर 60 सेकंड के अंदर स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो टीम है उनको 2 वार्निंग्स दे दी जाएंगी अगर डिले हो रहा है। अगर तीसरी बार भी यहाँ पर ब्रीच किया जाता है रूल को, तो यहाँ पर जो बैटिंग साइड है उसको 5 पेनल्टी रन्स मिल जाएंगे, 5 एक्स्ट्रा रन्स उनको यहाँ पर मिल जाएंगे जो उनका स्कोर है। इसके अलावा यहाँ पर जो वार्निंग रीसेट की गई है वो यहाँ पर आफ्टर एवरी 80 ओवर्स रीसेट की जाएगी। मतलब पहली बार आपने वार्निंग दी, दूसरी बार वार्निंग दी, फिर इसके बाद भी 2 वार्निंग्स आपकी खत्म हो गई। अब 80 ओवर खत्म होने का वेट होगा। जैसे ही 80 ओवर खत्म हो गए उसके बाद में फिर से आप 2 बार वार्निंग दी जाएगी। ठीक, चलिए अब स्टॉप क्लॉक जो है वो हमारी ऑनगोइंग आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑलरेडी यूज हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रूल है जो कि इन्वॉल्व किया गया है, वो है बॉल का यूज इन ओडीआईज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 न्यू बॉल्स जो हैं वो हमेशा यूज की जाती थी फॉर फर्स्ट 34 ओवर्स, और 35th ओवर से यहाँ पर क्या होता था 50 ओवर होते हैं ओडीआई में। ठीक है, जिन लोगों को क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है ये उनके लिए है, सब वैसे काफी कम लोग होंगे बट स्टिल। तो यहाँ पर 50 ओवर में से आपके पास में पहले 34 ओवर्स में आप केवल 2 बॉल्स यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में 35th ओवर से क्या हो रहा था, यहाँ पर आप दोनों ही बॉल्स के साथ में कंटिन्यू कर लोगे और फील्डिंग साइड जो है वो अब एक बॉल चूज करेगी जहां पर जो भी बेटर कंडीशन की बॉल होगी अपने 16 ओवर्स के लिए। ठीक, इससे क्या था कि क्वालिटी हमारी कॉन्टेस्ट की मेंटेन रहेगी। देखो बॉल ना कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपका जो मैच है ना उसको हराने या जिताने में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। इसीलिए यहाँ पर बॉल की क्वालिटी कैसी है, बॉल और फील्ड यहाँ पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फील्ड की कंडीशन हमारी कैसी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी किसके बारे में है? सुगम्य भारत ऐप जो है ये एक पुराना ऐप है, ऐसा नहीं है कि एक नया ऐप है। ठीक है, काफी पुराना ऐप है लेकिन अब इसे रिवैम्प किया गया है। अब ये किसके लिए बना हुआ है? दिव्यांगजन जो है हमारे और एल्डरली लोग जो है, मतलब दिव्यांगजन बोलते हैं जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इन्होंने, अब देखो क्वेश्चन सिंपल सा ये भी कई बार आ सकता है कि ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर है। अगर आप कोई छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हो, अगर बैंकिंग में हाई लेवल दे रहे हो तो अब ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने के लिए मिलते। तो इन्होंने रिवैम्प किया है सुगम्य भारत ऐप ताकि ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर पाए फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड एल्डरली सिटीजंस। तो लॉन्च कब हुआ था ये ऐप सुगम्य भारत? ये हुआ था आपका 2021 में। अच्छा, यहाँ पर इसका फायदा क्या है कि रिपोर्ट जो हमारी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर आईसीटी सिस्टम्स में, उसको ये यहाँ पर रिपोर्ट करता है बाय अपलोडिंग जियो टैग्ड फोटोज। आपको लग रहा है भाई कहीं पर यहाँ पर व्हील चेयर्स नहीं है, पर्टिकुलर जो जगह है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका फोटो यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे ही आप फोटो डालेंगे इसके बाद में न्यूज इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके पास चली जाएगी एंड देन दे कैन इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर।
अच्छा, अब ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लेकर आए हैं और एआई पार्ड चैटबॉट भी यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा रेगुलर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी यहाँ से मिलते रहेंगे जो लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स की और रिसोर्सेज की भी इसके थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो लॉन्च हुआ था दिसंबर 2015 में, उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा 2011 के सेंसस में बोला गया था कि 26.8 मिलियन पीपल जो हैं वो डिसेबल्ड है और एनएसएस 2018 जो है वो एस्टिमेट कर रहा है इसको एट 2.3% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोग अपने एसेज में यूज कर सकते हैं, सोशल इश्यूज से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में यूज कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको काम आती है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज के बारे में है, बीईएसएस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है बैंगलोर में, जिसकी 5 गीगावाट आवर की कैपेसिटी है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MONRE भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, तो यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। कहाँ पर लगाई है? बैंगलोर में लगाई है। अच्छा, अब यहाँ पर इनका जो टारगेट है, इंडिया का क्लीन एनर्जी का टारगेट है कितना? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको जब लगाया है तो ये कितना है, यहाँ पर 5 गीगावाट आवर की कैपेसिटी ये अपने आप में ही रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडिशनल 5400 करोड़ रुपीस का वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ताकि 30 गीगावाट आवर का बीईएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर फैसिलिटी खुल गई बैंगलोर में, बाकी भी फैसिलिटीज खोलने के लिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फंड्स प्रोवाइड करेंगे। डेवलप किसने किया है? लीनिएज पावर लिमिटेड ने किया है। एनुअल कैपेसिटी इसकी कितनी है? 5 गीगावाट आवर की है। इसके अलावा एक फुल्ली ऑटोमेटेड सेल टू पैक असेंबली लाइन यहाँ पर है फॉर प्रिसीजन एंड मिनिमल ह्यूमन लेबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ग्रिड स्टेबिलिटी दी जाएगी, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन एंड पीक डिमांड मैनेजमेंट। देखो होता क्या है, अगर जैसे यहाँ पर आपके पास में अलग अलग जगह से रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है ना, या बेसिकली पावर आ रही है, तो उन सबको ना हम ग्रिड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। फिर जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, डिस्कॉम्स होते हैं मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो अब यहाँ पर जनरेटिंग कंपनीज के साथ में जो इनकी ग्रिड है, इससे हम अपने बाकी रिसोर्सेज को भी कनेक्ट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं आपके घरों में जो पावर आती है ना, वो डिस्कॉम्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पर इस एनर्जी को दूसरी जगह भेजा जाता है। तो एज पर इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस, एनर्जी स्टोरेज सेक्टर जो इंडिया में है वो यहाँ पर 4.7 लाख करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट ले लेगा बाय 2032। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में, जो कि यहाँ पर एक आपके लिए एसईजी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इन्होंने और सीडैक ने मिलकर एमओयू साइन किया है ताकि डिजिटल स्किल गैप को ये ब्रिज कर पाए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर सभी आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ में इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप की है। तो अगर आपको इस एसईसी की डेफिनेशन नहीं पता है तो वो भी मैं एक बार इसको पढ़ाने के बाद आपको बता दूंगी। ये जो एमओयू है ये टेकवर्स 2025 में हमारा साइन हुआ है। टेकवर्स के बारे में मैंने आपको हमारी डे 1 ऑफ न्यूज में बता दिया था। ये किसके प्रेजेंस में हुआ है, ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ में ये अलाइन करेगा। और डिजिटल स्किल गैप जो है तमिलनाडु में, उसके साथ में अंडमान और पुडुचेरी, इन रीजन्स के साथ में ये इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करेगा। कोलैबोरेशन में आपके पास एक आईटी स्किल डेवलपमेंट सेंटर MEPZ SEZ आता है। गाइस एक सेकंड का छोटा ब्रेक लेते हैं। किस चीज में दी जा रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी HPC, AI, IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी में दी जाएगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टाफ और इंडस्ट्री पर्सनल्स के लिए। ओके,
अब बात करते हैं, हमारी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्क फोर्स। तो इस तरह की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जी ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को जो है क्या प्रिपेयर करवाया है बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस गुरुग्राम। तो यहाँ पर आपको इंडिया की एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल लैंडस्केप के लिए पूरी की पूरी डीप एनालिसिस की गई है, जो कि आपके पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे के अंडर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 88% जो इंडिया का वर्क फोर्स है वो अभी लो कॉम्पिटेंसी जॉब्स में है। मतलब कि अगर आपके पास में अच्छी स्किल्स भी हैं, स्टिल आप यहाँ पर बहुत ही नॉर, एक तो ये होता है ना किसी में बहुत अच्छी स्किल्स यूज हो रही हैं, काफी कम स्किल्स यूज होने वाली जगहों पर काम कर रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पर 10 से 12% ही लोग हैं जो कि हाई स्किल रोल्स में हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो यूजुअली कंसंट्रेटेड मिलेंगे आपको आईटी, आईटीईएस में, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस टुगेदर में। तो ये सबको मिलाकर यहाँ पर 66% आते हैं। रिकमेंडेशन क्या किया है कि भाई स्किल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस अब आप टारगेट करो। ठीक है, इसके अलावा टारगेटेड मतलब कि यहाँ पर जिन लोगों को जरूरत है, जैसे लो कॉम्पिटेंसी जॉब्स में जो लोग हैं, इनको आप बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और यहाँ पर उनको हाई स्किल जॉब्स में लेकर आओ। अब इंडिया जो है उसको हम लेबर मार्केट से ना थोड़ा हाई स्किल मार्केट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी रिपोर्ट्स और चीजें आ रही हैं। तो एक यूनिफाइड नेशनल डेटा सिस्टम आपको प्रिपेयर करना है कि भाई क्या स्किल रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में रहेंगी, अकॉर्डिंगली लोगों को तैयार करो और एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स वर्कफोर्स पॉलिसी में लेकर आओ। ठीक, फिर बात होती है सलखान फॉसिल पार्क, जिसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। टेंटेटिव लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अगर फाइनल हो जाती है तो ये यूनेस्को की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सलखान फॉसिल पार्क कहाँ पर है, ये आपका सोनभद्र फॉसिल पार्क भी इसका नाम है। तो सोनभद्र आपको पता है डिस्ट्रिक्ट है एक उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लाने की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में अभी जो है 63 साइट्स है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में। तो पार्क की कुछ डिटेल्स इस तरीके से हैं कि भाई 25 हेक्टेयर का आपका ये पार्क है, और जो फॉसिल्स हैं वो किसके मिलेंगे यहाँ पर आपको, एशियंट साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रोमैटोटाइड्स जो है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रोमैटोलाइट्स हैं ये। ठीक है, जो कि डेटेड रहेंगे एट 1.4 बिलियन ईयर्स। लोकेशन क्या है इसकी, बंधेर लाइमस्टोन ऑफ काइमोर रेंज। ठीक है, जो कि विध्यान सुपर ग्रुप जो है उसका आपका जाएगा, विध्यांचल रेंज है ना आपकी, उस साइड से है ये। चलिए आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पेशली अगर आप बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हो, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, आरबीआई के एग्जाम दे रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दिस विल बी डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, तो इसको थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो इंडिया जो है अभी यहाँ पर करेंट अकाउंट सरप्लस देखा गया है। सरप्लस मतलब अब हमारे पास में एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है, हम ज्यादा कमा रहे हैं और खर्चे हमारे कम हैं। तो कितना है, $13.5 बिलियन का है। करेंट अकाउंट मतलब यहाँ पर जो आपके लेस देन 1 ईयर में यूज होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म वाला। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा हमारा आया था, जिसमें कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि करेंट अकाउंट सरप्लस जो है मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर $13.5 बिलियन है, 1.3% ऑफ जीडीपी, वर्सेस जो हमारा लास्ट टाइम था वो कितना था, $4.6 बिलियन इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, Q3 में हमारे पास में डेफिसिट था 11.3 बिलियन का, डेफिसिट से हम सरप्लस पर आ गए सीधे, और वो भी इतने बड़े अमाउंट से। तो की डेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा कम हो गया है, अब $59.5 बिलियन हो चुका है। नेट सर्विस रिसिप्ट्स मतलब जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे होने वाली इनकम हमारी कितनी है, $53.3 बिलियन है। रेमिटेंसेस जो जैसे यहाँ पर मान लो हमारे को बाहर से जो इनकम मिल रही है, जैसे मान लो कोई हमारे भाई हैं जो बाहर जॉब करते हैं, उन्होंने कुछ पैसा हमारे पास भेजा, ठीक है, अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए भेजा, तो ये अमाउंट क्या होगा, ये कहलाता है रेमिटेंसेस। तो जो रेमिटेंसेस हमें मिले हैं वो कितने हैं, 33.9 बिलियन है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 करेंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें देखने के लिए मिला था वो कितना मिल रहा है, 23.3 बिलियन का देखने के लिए मिला था। अच्छा, अब अगर हम बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई हमारा गिर गया है,
एफडीआई हमारा कितना हो गया है 1 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया 1 बिलियन हो गया, पहले कितना था 10.2 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एफपीआई की अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा ड्रॉप कर गया है टू 3.6 बिलियन, राइट। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, जो हमारे पास करेंसीज हैं गोल्ड रिजर्व में है, तो ये भी हमारे डिक्लाइन हुए हैं बाय यूएसडी 5 बिलियन ओवरऑल, बट रोज बाय डॉलर 8.8 बिलियन इन क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 4 में हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रही है। पूरे साल की परफॉर्मेंस बोले तो काफी खराब रही है, उसका काफी सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ना यूएस का स्ट्रांग होना था कि भाई ट्रम्प जब इलेक्शन हुआ तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डाउन हुई थी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टर 4 की, तो क्वार्टर 4 हमने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। अब हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। तो अप्रैल मई जून ये क्या हो गया क्वार्टर 1 हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर क्या हो गया क्वार्टर 2 हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। इस तरीके से होता है, जिन लोगों को नहीं पता था अभी उनको मैंने बता दिया। अब आ जाओ फाइनेंशियल ईयर 2026 के बारे में। तो यहाँ पर जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल के लिए कि हमारा 1% ऑफ जीडीपी रहेगा, अज्यूमिंग कि जो क्रूड ऑयल है वो स्टेबलाइज हो जाएगा एट $70 पर बैरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो स्टेबलाइज अगर हो जाएंगे $70 पर बैरल, तब हमारा जो जीडीपी है उसका 1% हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा। डेफिसिट मतलब हमारे पास में अभी एक्सेस में एक्सपेंसेस हैं और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम है, ठीक। चलो नेक्स्ट अगर बात करें इंस्टीफाई फिनटेक, तो यहाँ पर इंस्टीफाई फिनटेक को आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया। पेमेंट एग्रीगेटर जैसे रेजर पे होता है, आप कभी पेमेंट करने जाते हो अपने फॉर्म वगैरह का, ठीक है, तो आप देखते हो रेजर पे पेटीएम ये सब आते हैं साथ में। तो ये क्या है कि आप इनके थ्रू पेमेंट कर लेते हो। जब आप इनके थ्रू पेमेंट करते हो तो ये 1-2% अपना हिस्सा काटते हैं और बाकी पेमेंट जो है वो पहुंचा देते हैं जो भी टारगेटेड है, जहां से भी आपने सामान खरीदा है। तो ये होते हैं हमारे पेमेंट एग्रीगेटर, राइट। तो इंटेसिफाई जो है अब ये कहां पर है, ये है पानाजी गोवा में। इनको आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दे दिया है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 कि भाई आप एक लाइसेंस पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हो। तो ये फर्स्ट गोवा बेस्ड फर्म बन चुकी है ऐसा ऑथराइजेशन रिसीव करने के लिए। तो ये आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड प्रोसेसिंग और वर्चुअल अकाउंट सभी सर्विसेज ऑफर करेंगे। बिजनेस और अंडरसर्व्ड मार्केट्स को फोकस करेंगे और एक टैक इनोवेशन लेकर आएंगे यहाँ पर गोवा में। ओके, चलो अब आप देखते हो अक्सर हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उस पर आरबीआई पेनल्टी लगाती रहती है। तो पहले तो क्या होता था, जब बैंकिंग के एग्जाम्स होते थे तो अमाउंट पूछ लेते थे कि कितना अमाउंट का यहाँ पर पेनल्टी लगा है, राइट। अभी आपको ना इनके क्या है हेडक्वार्टर्स वगैरह थोड़ा सा देख लेना, बट क्योंकि अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगना बहुत कॉमन सा हो गया है तो इतना ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई हैं 4 कोऑपरेटिव बैंक पर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एचडीसीसीबी, ठीक है। तो ये हैदराबाद कोऑपरेटिव बैंक समथिंग होगा। फिर आपका यहाँ पर करीमनगर है, देन चित्तूर का रिलेटेड सीसीटीबी है और यहाँ पर बैंगलोर का है, ठीक है। तो इन सभी पर 1-1 लाख रुपए का पेनल्टी लगा है। तो इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगी है? सबसे पहले तो लोन रिस्ट्रिक्शंस के लिए लगा है, सेक्शन 20 इसका ब्रीच किया है, और सेक्शन 56 हमारा कोऑपरेटिव बैंक एप्लीकेबिलिटी। तो ये सेक्शंस किसके हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, ठीक है। केवाईसी नॉन कंप्लायंस किया है और एक्सपोजर नॉर्म वायलेशन। एक्सपोजर नॉर्म वायलेशन मतलब जो लोन के लिए इनको बोला गया होगा कि भाई इससे ज्यादा का अमाउंट का लोन नहीं देना, फिर भी इन्होंने दे दिया होगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर हमारी आते हैं जो है एसईपीसी एंड आईएएमआईआई, इनका एक एमओयू साइन हुआ है ताकि ये डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाए, ठीक है। तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन लोगों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। तो ये क्या चाहते हैं? डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट को इनहांस करना। गोल क्या है? इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करना, ट्रेड रिलेटेड बॉटलनेक्स को यहाँ पर रिजॉल्व करना
और डिजिटल एक्सपोर्ट रेडीनेस को प्रमोट करना। फोकस वर्टिकल्स क्या है इनके? एडटेक, फिनटेक, हेल्थ, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इसके अलावा एडटेक, एग्रीटेक, डिजिटल एंटरटेनमेंट, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। एडटेक क्या है? एडवर्टीजमेंट का टेक्नोलॉजीज के थ्रू। फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजीज। हेल्थ टेक, हेल्थ टेक्नोलॉजीज, जैसे अब आप क्या करते हो, ई कंसल्टेंसी कर लेते हो, ठीक है। सास आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो उसमें ये काम आता है। एडटेक, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी को यूज कर कर आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, दिस इज समथिंग एडटेक। एग्रीटेक आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो आईएएमआई जो है वो सोल इंडस्ट्री बॉडी है जो कि इंडिया के डिजिटल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, स्टैब्लिश हुई थी 2004 में। अब नेक्स्ट यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने स्टेक खरीदा है सुंदराम फास्टनर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर 137 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक्वायर करे हैं 13.70 लाख शेयर्स हमारे सुंदराम फास्टनर्स के। कितने रुपए पर? 1000 रुपए पर शेयर पर, ठीक है। ये क्या है? एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अभी आपको पता है डी गुकेश जो थे वो हमारे क्या थे, इंडिया में चैंपियन थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, उनको हरा दिया गया है। किसने हराया है? उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड हैं प्रागनंदा, उन्होंने इनको हरा दिया है और जीत गए हैं यूजी चेस कप और इंडिया के नंबर 1 बन चुके हैं। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, इन्होंने सेकंड यूजी चेस कप जो है वो जीत लिया है। और ये कहां पर हुआ था? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। यूजी से याद कर लेना। तो कब हुआ ये? जून 19 से 2027, जून 27 तक हुआ है। और यहाँ पर आपके पास में रेटिंग्स जो हैं उनके थ्रू यहाँ पर ये इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं और वर्ल्ड में ये 4th नंबर पर हैं। इसके बाद में मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा और फिबानियो चौराना, ठीक है, इनके बाद में ये आते हैं। तो आर प्रगनंदा जो है इंडिया के, इनको 5.5 पॉइंट्स मिले। इन्होंने हराया है सिंदारोव जवोकनीर को जो कि उज्बेकिस्तान के थे। इसके अलावा बाकी 3 प्लेयर्स भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो पीएम मोदी ने अभी आचार्य विद्यानंद जी महाराज की एक सेलिब्रेशन की है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर, ये जैन स्पिरिचुअल लीडर हैं और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पूरा इनके नाम पर स्टैम्प्स निकाले, कॉइन्स निकाले। तो ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन भी अभी हमारा चल रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। अच्छा, ये 30th एनिवर्सरी है आचार्य जी की, कि जब उनको आचार्य का टाइटल मिला था। हाइलाइट्स क्या है कि भाई यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं उनको धर्म चक्रवर्ती का टाइटल दिया है जैन कम्युनिटी ने। कौन सा टाइटल दिया है? हिंदी में लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, धर्म चक्रवर्ती, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। चलो अब यहाँ पर एक बायोलॉजिकल वॉल्यूम है जो कि आचार्य जी की लाइफ के ऊपर इन्होंने लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और एक एग्जीबिशन लगाई गई है, लाइफ एंड लेगेसी ऑफ आचार्य विद्यानंद जी। इसके अलावा स्टैम्प और कॉइन जो रिलीज हुए हैं उसमें आप देखोगे कि एक यहाँ पर स्टैम्प है और एक 100 रुपए का सिल्वर कॉइन है, ठीक है। अच्छा, कॉइन में आपको एक लाइन कैपिटल देखने के लिए मिलेगी जो कि यहाँ पर 1925 से 2025 तक के लिए है, जो कि आचार्य जी की इमेजेस के साथ में है, ठीक है। अब बात करें अगर आचार्य विद्यानंद जी का, तो इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1925 में बेलागवी कर्नाटका में, और यहाँ पर आचार्य का टाइटल इनको दिया गया था 1987 में। इन्होंने जैन फिलोसफी को रिवाइव किया, जैन फ्लैग को, और उधर लिखी की थी, मतलब 50 बुक इन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, अब इनकी डेथ जो हुई है वो सितंबर 18 2023 को हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमारी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने नई गाइडलाइंस निकाली और पॉलिसी फ्रेमवर्क निकाला है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आप आरबीआई से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप छोटे एग्जाम्स दे रहे हो तो मोटा मोटा डेटा याद कर लेना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो की एस्पेक्ट्स क्या है यहाँ पर? रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू इसको लेकर आए हैं, और डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जैसे कि लार्ज इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं
ठीक है। इनको बोला है कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक शेयर आप नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से लोगे जो एनवायरमेंट को गंदा ना करें, ठीक है। तो कंप्लायंस कैसे होगा, डायरेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करो सोलार और विंड जनरेटर्स से, और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी परचेज करो। फिर यहाँ पर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। तो एमएनआई ने क्या बोला है कि स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस रहेंगी कि ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट हो रहा है किसका, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का। तो सोलार पावर प्रोजेक्ट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको हम सबको यूज करेंगे। और ये जो अप्रोच है ये क्या हेल्प करेगी, प्राइस डिस्कवरी में, एफिशिएंसी में और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में। ओके इसके अलावा ऑफशोर विंड एनर्जी लीज रूल्स लेकर आएंगे 2023 में। तो ये जो रूल्स हैं ये लीजिंग प्रोसेस जो होगा हमारे ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट का इंडियन वाटर्स में उसको गवर्न करेंगे। की प्रोविजंस में आपके पास स्पेसिंग नॉर्म्स आएंगे टर्बाइंस के लिए, डिस्टेंस क्राइटेरिया आपके ऑफशोर सबस्टेशंस के लिए, लीज बाउंड्रीज और कंडीशंस, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये एनकरेज कर रहे हैं इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। चलिए इसके अलावा रिसोर्स असेसमेंट की और साइट डिप्लॉयमेंट की बात करें तो एमएनआरई ने नेशनल लेवल सर्वेस कंडक्ट करे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को असेस कर पाए। यहाँ पर प्रायोरिटी डिप्लॉयमेंट जोन देखेंगे कि भाई सोलार पार्क्स, विंड कॉरिडोर्स, हाइब्रिड एनर्जी जोन्स कहाँ पर बना सके। इसके अलावा सेवरल सपोर्टिव रेगुलेशंस लेकर आए हैं जिसमें कि सबसे पहले है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम वेवर। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स जो हैं वो पावर दूसरे स्टेट्स में भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब आप एमपी से महाराष्ट्र में भी पावर भेज सकते हो और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो देने नहीं पड़ेंगे। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पर टारगेट सेट कर दिए जाएंगे कि भाई 2029-30 तक यहाँ पर आपको कैसे धीरे धीरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना है। ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स की बात की है तो यहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देखी जाएगी फॉर C&I कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी गाइडलाइंस आप लोगों के लिए सेट की गई हैं। आगे बात करते हैं तो सबसे नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स थोड़े से हैं यहाँ पर, ये और देख लेते हैं एक बार। विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पर गाइडलाइंस इनके लिए निकाली गई है कि भाई ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट्स अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर विंड रिच स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका इस पर फोकस किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च होगा। तो यहाँ पर 2000 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हमारी हो जाएगी प्रोड्यूस बाय 2030। ये नंबर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको अक्सर न्यूज में देखने के लिए मिलता है तो क्वेश्चन आने की भी चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर फ्लोटिंग सोलार पावर इंस्टॉलेशंस करेंगे हम। तो 5000 मेगावाट यहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड पोटेंशियल है कि इतना पावर हम जनरेट करेंगे। लैंड कंजर्वेशन, रिड्यूस्ड इवापोरेशन, कूलर पैनल ऑपरेशन, ये सारी चीजें हमारी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। रूफटॉप सोलार इन जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर 550 मेगावाट रूफटॉप सोलार कैपेसिटी हमने जम्मू एंड कश्मीर में टारगेट की थी बाय 2022, राइट। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। ये टारगेट्स आपको पता होने चाहिए कि इंडिया यहाँ पर सोच रहा है नेट जीरो कार्बन एमिशन कर लेगा 2070 तक और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, ये हमारे टारगेट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट करा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहां पर है, निजामाबाद तेलंगाना में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, टर्मरिक मतलब हल्दी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये किसान महासम्मेलन हुआ था उसके टाइम पर हुआ था, कुछ की डिग्नेटरीज थे, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हमारा काम होगा यहाँ पर, इसका विजन क्या है कि टर्मरिक का जो एक्सपोर्ट है उसको $1 बिलियन से बाय 2030 इंक्रीज करें। अगर आप IBPS SO में एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हो तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना सिर्फ हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करेगा, टर्मरिक वैल्यू चेन बनाएगा, फार्मर की बार्गेनिंग पावर को इनहांस करेगा और मार्केट लिंकेज जो है उन्हें फैसिलिटेट करेगा, ठीक है।
यहाँ पर नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है दिल्ली बेस्ड और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड दिल्ली बेस्ड, ये दो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्टैब्लिश जो हुआ है टर्मरिक बोर्ड उसको कोऑपरेट करेंगे, उसके साथ में यहाँ पर काम करेंगे, उसको स्टैब्लिश करने में हेल्प किया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो आपका रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। अब यहाँ पर 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज और टेरिटरीज हैं जिनके अक्रॉस इसको यहाँ पर बेसिकली लिया गया है और उनके हिसाब से रैंकिंग की गई है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड है अब वो ग्लोबल पीसफुलनेस की तरफ जाना चाहता है और यहाँ पर 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें चेक करी हैं और इनको 3 डोमेन्स में रिप्रेजेंट करा है। ये 3 डोमेन्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है? ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड मिलिटराइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स की। तो ग्लोबल पीसफुलनेस जो है वो अब कम हो गई है, कितने परसेंट से? 0.36% से, ठीक है। मार्किंग द 13th डिटोरिएशन इन लास्ट 17 ईयर, 17 साल में 13 बार हमने देखा है कि ग्लोबल पीस कम होती जा रही है और यहाँ पर लोएस्ट लेवल पहुंच गई है जीपीआई के इंसेप्शन की। जब जीपीआई यहाँ पर स्टार्ट हुआ था उससे अब तक में सबसे कम पीस इस समय देखी जा रही है। आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के जैसा यहाँ पर सिचुएशन बनती जा रही है। 94 कंट्रीज जो है वहां पर डिटोरिएशन देखने के लिए मिला, 66 कंट्रीज ने इंप्रूवमेंट दिखाई है और एक कंट्री जैसी पहले थी वैसी ही अब भी है, ठीक है। अब टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं? तो आपको ना टॉप 3 तो पता होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो आइसलैंड है जिसका स्कोर है 1.095, फिर आपका आयरलैंड है जो कि है 1.260, फिर है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। और फिर आता है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये आपकी क्या है? ये सारी आपकी टॉप 5 कंट्रीज हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और इसको निकालता कौन है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक, एक सेकेंड ना, कुछ तो इसमें, हाँ जी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सॉरी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी के नाम से याद कर लो, मुझे वही याद रहता है। आइसलैंड जो है वो मोस्ट पीसफुल कंट्री आपकी रहेगी। टॉप 10 में तो इंडिया है नहीं, राइट। तो यहाँ पर अब बॉटम 10 और देख लेते हैं, फिर हमारे इंडिया का रैंक देखेंगे। तो रशिया जो है, ठीक है, इसका रैंक सबसे कम आया है। फिर यूक्रेन का आपको पता है कॉन्टिन्यूस वॉर चल रहा है। सूडान का, साउथ सूडान से कॉन्टिन्यूस वॉर चलता है तो सूडान फिर है इसके बाद में। फिर इसके बाद में डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो कॉन्गो का यहाँ पर रुवांडा के साथ में वॉर चल रहा था जो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर पीस फायर वो करवाई है, सीज फायर करवाई है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर यमन है एंड अफगानिस्तान, सीरिया, साउथ सुडान, इजराइल, माली। इजराइल का आपको पता ही है पैलेस्टीन के साथ में क्या क्या सीन चल रहा है। 2025 की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 115 है। 2024 में कितनी थी? 2024 में 116 थी। तो हमने इंप्रूव करा है, ओके। तो अगर हमने इंप्रूव करा है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर 2023 में हमारी रैंक जो थी वो 126 थी। तो वी आर इंप्रूविंग, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो इंडिया की जो रैंक है वो 115 है और जीपीआई स्कोर 2.229 है। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको 5 साल में देखने के लिए मिला है, ठीक है। क्यों मिला है? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी हमारी इंप्रूव हो चुकी है, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी थी वो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है वो अब ज्यादा बेटर रैंक कर रहा है अपने रीजनल पीयर्स से। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की रैंक देखोगे और हमारी देखोगे तो काफी इंप्रूवमेंट हमारे में देखने के लिए मिला है। ये तो खुद भी ना यहाँ पर दोनों के दोनों ऐसे हैं कि बस पूछो मत, ना खुद शांति से रहेंगे ना हमें रहने देंगे, वो वाला सीन हो रखा है इनका। तो अच्छा, अभी चैलेंजेस की बात करें तो बॉर्डर टेंशन हमारी है ही, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ में। इंसर्जेंसीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, अनरेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है। पहलगाम अटैक बहुत बड़ा इंसर्जेंसी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब मेथोडोलॉजी हमारी क्या यूज हो रही है? ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, भाई यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैं? इंडिया में एग्जांपल लो तो पाकिस्तान के साइड से टेररिस्ट आ जाते हैं, इंडिया की साइड से नक्सलिज्म देखने के लिए मिल जाता है।
ठीक है। डेथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की वजह से कितनी हो रही है, रिफ्यूजी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितनी हो रही है। अब जैसे आपने देखा था ना कि पूंछ के एरिया में काफी लोग मर गए थे, तो अब उन्हें रिप्लेसमेंट करना होगा, तो कश्मीर में आप देखते हैं कितने लोग रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारा रिफ्यूजीज का हो जाता है। फिर सोसाइटल सेफ्टी की बात करें तो क्राइम रेट्स कैसे हैं, टेररिज्म का कितना इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी है, वेपन्स की एक्सेस कैसी है, और सिक्योरिटी पर्सनल्स कितने हैं। मिलिट्रिलाइजेशन की भाई कितने परसेंट हम अपने जीडीपी का मिलिट्री में एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स हमारे पास में कितने हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे मेजर वेपन्स का हम कितना कर रहे हैं। जितना कम स्कोर होगा उतनी ही हायर पीसफुलनेस होगी। तो इंडिया का 2.2 समथिंग था, राइट, और अगर मैं बात करूं आइसलैंड की तो 1.095 था। तो आप देख सकते हैं कि जितनी अच्छी रैंक है उतना खराब स्कोर आना चाहिए। ठीक है, चलो अगर रीजनल हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पीसफुल रीजन अभी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, इन्होंने सबको लड़ा दिया था, अभी आराम से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। लीस्ट पीसफुल रीजन जो है वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक है, अभी भी ये क्योंकि बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, तो इस वजह से। इसके अलावा कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि इन्होंने बताया पीस जो है ग्लोबली कम हो रहा है, 0.36% का यहाँ पर इस साल फिर से डिटोरिएशन देखने के लिए मिला है। इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है, 115 रैंक आई है, पहले 116 थी। और यहाँ पर रूट कॉज जो है कॉन्फ्लिक्ट के वो भी हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडिया जो है मेजर डिक्लाइन इन्होंने अचीव करा है इन जीरो डोज चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पर जीरो डोज चिल्ड्रन जिनके पास में एवन एक सिंगल डोज वैक्सीन की अभी तक नहीं मिली है, ऐसे बच्चों की संख्या इंडिया में कम हो चुकी है। पहले 0.11% थे 2023 में, अब ये बच्चे 0.06% रह गए हैं जिन तक अभी हम कोई भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट रूटीन इम्यूनाइजेशन को मिस कर दिया, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली वनरेबल हो जाते हैं। जैसे पोलियो वगैरह आप देखते हैं तो मीजल्स, पोलियो, डायप्थीरिया, टेटनस, न्यूमोनिया, ये सारे डिसीज इनको ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं बच्चों को। ओके, अब यहाँ पर गवर्नमेंट मेजर्स क्या क्या थे जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है उसकी भी बात की गई है। एक्चुअली यूएन ने इंडिया को यहाँ पर तारीफ की है कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो 2.6 करोड़ बच्चों को हम कवर कर रहे हैं अंडर 1 ईयर एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन को। इसके अलावा 1.3 करोड़ इम्यूनाइजेशन सेशंस हमारे कंडक्ट हो रहे हैं, और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके थ्रू हम डिलीवर करेंगे आशा, एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता था, अभी भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम माइग्रेंट्स, अर्बन पुअर, ट्राइबल लोग और जो नोमैडिक पॉपुलेशन, नोमैडिक जो जैसे यहाँ पर एक जगह मान लो अच्छी अभी फसल है तो पहले वहां पर गए, वहां पर खाया पिया, अब दूसरी फसल जब तक आएगी उतने टाइम तक ये दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वापस इधर आ जाते हैं। जीरो डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो यहाँ पर इंटरवेंशंस की गई हैं हाई रिस्क ब्लॉक्स में, चिल्ड्रन जो अंडर सर्व्ड, रूरल, रिमोट और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स में है उनको हमने प्रायोरिटाइज किया है। इसके अलावा डिजिटल इनोवेशन और मॉनिटरिंग की यहाँ पर सिस्टम जैसे कि यूविन जो है उसको हम यूज कर रहे हैं। गाइस व्हाटएवर आई एम टीचिंग हियर ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी का जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना ईएसआई का, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो एंड यू आर गोइंग टू गेट रियली गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना। अगर आप एसएससी वगैरह से रिलेटेड छोटे एग्जाम्स दे रहे हो तो ये यहाँ पर छोटे छोटे जो पोर्टल्स हैं इनके बारे में अलग से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है उसको टैकल करें। अगर हम बात करें ग्लोबली हमारी परफॉर्मेंस जो कि इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में ये जो 0.06% बच्चे हैं, ये पता है कितने हैं, 1.4 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन है। ठीक है, आपके 2023 में हमारा 0.11 था और अभी 0.06 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज आप देखोगे तो भाई हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना, तो यमन में जो है कि 1.68 है, सूडान में 1.45, नाइजीरिया, डीआरसी और पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनके परसेंटेजेस ऑल्दो ज्यादा हैं लेकिन हमारे नंबर्स ज्यादा हैं। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया में कितना है, तो 130 पर लाख लाइफ बर्थ से ये कितना हो चुका है, 88 हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो मतलब जो मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पर या बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर जिनकी डेथ हो जाती है,
ठीक है, वो अब 80 पर लाख हो चुकी है, मतलब 1 लाख में 80 विमेन हमारे यहाँ केवल प्रेगनेंसी की हालत में खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर अगर बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है और यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या फिर किसी बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। इसकी बात करें तो ये भी हमारा 78% से नंबर कम हो चुका है और यहाँ पर जो ग्लोबल एवरेज रिडक्शन हुआ वो 61% का देखने के लिए मिला, मगर हमारा काफी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिला। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, वो बच्चे जो होते ही यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज 70% से गिरा है, 70% तक गिरा है, जबकि ग्लोबल एवरेज 54% तक गिरा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इसको मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड मिला है मार्च 2024 में इसकी लीडरशिप के लिए कि भाई डिजीज एलिमिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूएन ने एक्नॉलेज किया इंडिया के सिस्टम्स को एज रेप्लिकेबल मॉडल्स कि भाई आप इनको रेप्लिकेट करो और अपनी कंट्रीज से भी इन डिसीजेस को बाहर लेकर जाओ, एलिमिनेट करो। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि कोई डिसीज जो है एलिमिनेट हो चुकी है तो क्या वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है इस कंट्री से? नहीं, बट उसका नंबर अब बहुत ही कम रह गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया, पूरी नहीं खत्म होती है। रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशंस की बात की गई है, डेडिकेटेड वर्कफोर्स और लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम, स्पेशली जो आशा वर्कर्स हैं हमारी, इसमें उनका रोल बहुत बहुत काबिल तारीफ है। ठीक है, फिर कम्युनिटी पार्टनरशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिली और स्टेट और सेंटर का कोलैबोरेशन, इसी वजह से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है, फैमिली वेलफेयर, इनको इसका सक्सेस दिया जाता है और इन लोगों ने भी इनको सक्सेस का पार्टिसिपेशन दिया है। देखो मैं एक बात बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेनका गांधी ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थी और तब से ना जो हमारे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आए हैं वो एक्चुअली नोटिसेबल है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो जो गोल है हमारा कि हमें 0 डोज चिल्ड्रन बाय 2025 एलिमिनेट करने हैं, उसको कहीं ना कहीं अब हम उसके तरफ पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स 0.06 से हम यहाँ पर 2024 में है ये नंबर, तो ये 0.6 बच्चों को जो है हमें अभी और इम्यूनाइज करना है, वैक्सीनेशन करना है, एंड देन वी विल बी एलिमिनेटिंग 0 डोज चिल्ड्रन। चलिए अब अगर हम बात करें, यहाँ पर काफी सारे ऑनगोइंग चैलेंजेस भी चल रहे हैं, बट स्टिल वी आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आगे बात करते हैं, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आरबीआई ने गाइडलाइंस लेकर आए हैं आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप आधार से पेमेंट करना चाहते हो तो वो अलाउड होती है इंडिया में। अगर वो सब करना है तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आरबीआई की हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर की प्रोविजंस और गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या क्या है। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स, ना ये याद रखना, ये क्या है, एक इंडिविजुअल है जिसको ऑनबोर्ड किया गया है बाय एक्वायरिंग बैंक हु ऑपरेट्स एट एन एईपीएस टच पॉइंट। अब यहाँ पर जो भी आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, राइट, छोटी छोटी दुकानें वगैरह होती हैं, वहां पर एक बंदे होंगे जिनको बैंक ने हायर करा। अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, लोग अपना पेमेंट कर लेते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, आधार नंबर को प्रोवाइड कर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं या वन टाइम पासवर्ड यूज कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंपलसरी ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए। अब जो भी एक्वायरिंग बैंक है उसको केवाईसी करना पड़ेगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिफोर यहाँ पर ये इन लोगों को हायर करें, ऑनबोर्ड करें। ठीक है, ये आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर 2016 के अकॉर्डिंग था। अब अगर ऑलरेडी एटीयू हमारा केवाईसी कंप्लायंट है एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट या फिर कोई सब एजेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम इस रिकॉर्ड को यूज कर लेंगे। अब री केवाईसी अगर हमारे कोई इनएक्टिविटीज हैं, अगर कोई भी एटीओ हैं जो कि इनएक्टिव रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए, 3 महीने से उनके यहाँ से कोई पेमेंट नहीं हुई है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो एक्वायरिंग बैंक को क्या करना है, जैसे एसबीआई का एईपीएस आपको देखने के लिए मिला, एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब एसबीआई कौन है, एक्वायरिंग बैंक है, तो ये यहाँ पर फ्रेश केवाईसी करेंगे एटीओ का, उससे बाद में ही यहाँ पर फर्दर ट्रांजेक्शन अलाउ करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर एनहांस हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी एटीओ की लोकेशन क्या है, किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रांजेक्शन्स की, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। इससे फायदा क्या होगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि लोगों का बेवकूफ बनाकर उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हो या कोई फ्रॉड हो रहा है, उन सब चीजों से हम बचा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स हैं जो आपकी मई 2025 में हमने देखी थी।
तो नॉन सीज किए गए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। तो शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और कंसंट्रेशन लिमिट्स जो हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए वो हटा दी गई हैं। एफपीआई क्या होता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी, मतलब जो कि आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी शेयर्स नहीं बेचती है, उसमें अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी 10% से ज्यादा नहीं आई है तो वो इन्वेस्टर हमारे लिए एफपीआई बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है बाय एफपीआई इन द लोकल बोर्ड मार्केट, इसको हमें यहाँ पर ईज करना है। एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, जो हमने बाहर से लोन वगैरह ले रखे हैं, वो अब इंक्रीज हो गया है। कितना? बाय 10.1% हो गया है और 736.3 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर लोन है। ठीक है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो इंक्रीज हो गया है बाय $67.5 बिलियन और अब पहुंच गया है कितना? यहाँ पर 736.3 बिलियन एज ऑफ एंड मार्च 2025, जिसमें हम देख रहे हैं कि 10.1% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, मतलब एक साल में 10.1% बढ़ा है। कितने अमाउंट से बढ़ा है? 67.5 बिलियन से। अब कितना हो चुका है? 736.3 बिलियन हो चुका है। किस में ले रहे हैं? सारे टर्म्स डॉलर्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 19.1% तक हम पहुंच चुके हैं, जबकि पहले हमारे पास में 18.5% तक का था। तो यहाँ पर बोरोइंग्स भी हमारी बढ़ गई हैं और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये भी हमारा बढ़ गया है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो हमारी अर्निंग्स जो है, ठीक है, हमारी बोरोइंग्स बढ़ी, ऊपर से हमने देखा डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इससे क्या होगा? इंडियन रुपी की जो वैल्यू है कम हो जाएगी। पहले हमें $1 खरीदनी है तो 70 से 75 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, अब 85 से 90 तक के बीच में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है यूएस डॉलर का अगेंस्ट इंडियन रुपी, ये जो पूरा मैंने अभी बताया, जिसकी वजह से वैल्यूएशन इफेक्ट हमें देखने के लिए मिला 5.3 बिलियन। अब हमें वैल्यूएशन इफेक्ट क्या है कि एक्सचेंज रेट्स हमारे महंगे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल डेट में भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। तो अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें अगर हम तोड़े, पूरा जो हमारा उधार ले रखा है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अभी 10-20 साल में पटाना है, कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म वाला जो है, जिसकी मेच्योरिटी यहाँ 1 साल से ज्यादा है, वो आपका $601.9 बिलियन तक है, जिसमें हमें $60.6 बिलियन का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो ये 18.3% कम हुआ है, पहले 19.1% था एक साल पहले। हाउएवर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म डेट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, तो यहाँ पर ये हमारा डेट जो है, मतलब शॉर्ट टर्म डेट अपॉन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास में डेट ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है ये भी हमारा बढ़ गया है, 20.1% हो चुका है मार्च 2025 में, जो कि 19.7% था मार्च 2024 में। रेजिडुअल मैच्योरिटी बेसिस के अकॉर्डिंग जाए कि भाई यहाँ पर मान लो 10 साल के लिए लोन दिया, अब 1 ही साल का लोन बचा है, तो रेजिडुअल मैच्योरिटी होता है कि कितने टाइम में आपका ये जो लोन है इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिंग है वो हमारे अगला 12 महीने के अंदर अंदर, और जो शॉर्ट टर्म डेट है वो फिगर है 41 पॉइंट टोटल एक्सटर्नल डेट। मतलब अगर मेरे पास 100 करोड़ का टोटल लोन है, ठीक है, तो इसमें से 41.2 करोड़ रुपीस का लोन मुझे इस साल में ही पे करना है। ठीक है, जो कि पहले यहाँ पर कितना था, 43.4% था एक साल पहले। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया के जो वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 45.4% उनका हमारा ये कंपोनेंट आ जाता है, जो कि 44.9% था एट द एंड मार्च 2024। गाइस दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर गिविंग एनी फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम, तो बस उसी के लिए देखना, अदरवाइज इस वीडियो को आप थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सटर्नल डेट का, वो यहाँ पर बोरो टाइप से हम क्या देख रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में हमारा 35.5%, डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेट्स में आपका एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ये है आपका 27.5%, जनरल गवर्नमेंट का 22.9 और अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए है 9.4। इसका पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस डेटा को रट लेना, दिस इज योर ड्यूटी।
डेट इंस्ट्रूमेंट एंड करेंसी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट वाइज ब्रेक डाउन करेंगे तो लोन्स जो हैं वो यहाँ पर आपके लार्जेस्ट कंपोनेंट है, अकाउंटिंग फॉर 34% ऑफ टोटल डेट, और करेंसी एंड डिपॉजिट्स जो है वो 22.8 है। ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांस की बात करें तो 17.8 और डेट सिक्योरिटी 17.7%। करेंसी कंपोजिशन की बात करें तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है वो आपका 54.2% है, इंडियन रुपी 31.4, जापानीज येन 6.2, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आईएमएफ की होती हैं 4.6%, और यूरोस में आपके ऊपर जो लोन है वो 3.2% है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड सर्विसिंग की बात करें, डेट सर्विस रेशियो मतलब कितना आपके पास में इनकम है जिससे कि आपके यहाँ पर अपना लोन या इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ करेंट रिसिप्ट्स मतलब करेंट इनकम वो आपकी मार्जिनली डिक्लाइन की है 6.6% से, ठीक है, हो गई है, अब पहले कितनी थी 6.7% थी। तो एक स्टेबल डेट सर्विसिंग एनवायरनमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। अब बाकी हमारे पास जो न्यूज है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। लास्ट न्यूज आई नो थोड़ी सी हैक्टिक सी थी, बट आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।